नमस्कार मित्रगणों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। मेरे प्यारे साथियों, सिंपल इंटरेस्ट की 4 क्लासें हम कर चुके हैं। आज हम 5वीं क्लास लेने जा रहे हैं। आज मेरे प्यारे दोस्तों हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो पिछली क्लास में लास्ट में हमने सिखाया था। ये पहला क्वेश्चन हमने वही लिया है। तो क्वेश्चन है 19,000 रुपये को इस प्रकार बांटता है कि पहले भाग को 8% पे दर पर 2 साल के लिए जमा करता है और दूसरे भाग को 4% की दर पर 3 साल के लिए जमा करता है। इस प्रकार दोनों यानी कि दोनों तरीकों से उसे जो मिला हुआ साधारण ब्याज है उसका जो अनुपात है वो 16:7 है। तो बताना है कि पहला भाग उसने कितना जमा किया और दूसरा भाग उसने कितना जमा किया। मेरे प्यारे दोस्तों, मान लेते हैं कि उसने P1 रुपया पहले भाग पर जमा किए थे। कितने हिसाब से? 8% के हिसाब से। और कितने समय के लिए? 2 साल के लिए। डिवाइड बाई 100 करना था, लेकिन डिवाइड बाई 100 कट जाएगा तो इसलिए उसे नहीं लिखेंगे। दूसरी साल मान लेते हैं कि उसने P2 रुपया जमा किया था। कितने समय के लिए और किस दर से? तो उसने किया था 4% की दर से और 3 साल के लिए। तो ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, इसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 16/7। तो यहाँ से देखेंगे 4 से इसे काट देंगे, 2 बार कट जाएगा, और 4 से ये 16 कट जाएगा 4 बार। तो P1/P2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 चौके 12/7। कितनी आ जाएगी? 3 चौके 12/7। यानी कि P1 की वैल्यू 12 होगी तो P2 की वैल्यू होगी 7। P1 और P2 दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 7 कितना होता है? 19 यूनिट। कितना होता है? 19 यूनिट। यानी कि P1 धन और P2 धन, दोनों धन कितने होंगे? 19 यूनिट। जबकि प्रश्न कह रहा है कि दोनों यूनिट का यानी दोनों भाग के धन का जो मान है वो 19,000 है। तो 19,000 की वैल्यू 19 यूनिट के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? 19 यूनिट की। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी? 1,000 रुपये आ जाएगी। 19 से भाग कर देंगे इसे। 1 यूनिट 1,000 रुपये। तो P1 है 12 यूनिट। कितना है? 12 यूनिट। तो P1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 12 गुणा 1,000 यानी कि 12,000 रुपये। P2 की वैल्यू आ जाएगी 7 गुणा 1,000 यानी कि 7,000 रुपये। तो ये मेरे प्यारे दोस्त P1 और P2 को क्या आ जाएंगे? रुपये आ जाएंगे जो उन्होंने निवेश किए थे। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, देख लीजिए इसको। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 12,000 रुपये को इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग को 8% वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए जमा किया जाए, दूसरे भाग को 10% वार्षिक दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाए। तो यदि पहले भाग से प्राप्त जो साधारण ब्याज है वो दूसरे भाग से प्राप्त साधारण ब्याज का 3 गुना होता है। यानी कि अगर मैं फर्स्ट पार्ट पर साधारण ब्याज जो होगा, फर्स्ट पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेकंड पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट का 3 गुना है। कितना है? 3 गुना। ये सवाल कह रहा है हमारा। तो बताना है प्रत्येक भाग की राशि क्या है। तो मान के ये चलना है आपको कि पहला भाग P1 रुपया उसने जमा किया। किस रेट से? 8% से। कितने समय के लिए? 5 साल के लिए। दूसरी बार उसने मान लेते हैं कि P2 रुपया जमा किया। किस रेट से? रेट है आपकी 10% और कितने समय के लिए? तो 4 साल। ये दूसरे साल का ब्याज आ गया। ये पहले साल का ब्याज बटे में 100 भी करना है, और ये 100। ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज। अब पहले साल का ब्याज दूसरे साल के ब्याज का 3 गुना, यानी कि इसको 3 से और गुणा करेंगे। तो इस प्रकार ये 100 से ये 100 कट गया। 8 पंज कितना होता है? 40, और ये 0 से 0 कट गया। 4 ढाई ये कितना होता है? 40। कुल मिला के P1/P2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? इधर क्या बच गया? 3/1। कितना आ गया? P1/P2 जो आ गया वो 3 यानी 3/1। तो P1 3 है, P2 4 है, दोनों को जोड़ोगे तो वैल्यू आएगी 4 यूनिट।
अब प्रश्न में दोनों का मान दिया है कितना 12,000, तो ये 4 यूनिट 12,000 के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 तिया 12 यानी कि 3,000 रुपया। एक यूनिट कितना आ जाएगा 3,000। इस हिसाब से P1 यानी कि पहले भाग पर दी गई यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 गुणा 3,000 करोगे तो आएगा 9,000, और 1 गुणा 3,000 करोगे तो कितना आएगा 3,000 आएगा। यानी कि पहले भाग पर उसने 9,000 रुपया जमा किए और दूसरे भाग पर उसने 3,000 रुपया जमा करे। ठीक है, तो 9,000 3,000 मेरी क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ओके मेरे प्यारे दोस्त। आइए मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करता है और वह एक और दूसरी राशि निवेश करता है जो 7% वार्षिक दर से। कितने समय के लिए? यानी कि जितना समय वो पहली राशि को जितने समय के लिए जमा करता है उतने ही समय के लिए दूसरी राशि को भी जमा करता है। लेकिन कहता है कि दोनों भाग से प्राप्त कुल साधारण ब्याज उसे 2,478 रुपया है। यदि पहले निवेश की राशि जो है पहले जितना उसने निवेश किया था उसका 1/4 1/4 भाग, और दूसरा बार जो निवेश किया है यानी कि दूसरी बार में जितना वो निवेश किया है उसका 1/5 भाग है ना, 1/5 पार्ट जो है वो दोनों के दोनों आपस में क्या है यानी पहले भाग का 1/4 बराबर है दूसरे भाग के 1/5 भाग के। तो आपको बताना है कि प्रत्येक निवेश की गई राशि क्या होगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मान के चलते हैं कि पहला भाग उसने P1 जमा किया है, दूसरा भाग उसने P2 जमा किया है। तो P1 का 1/4 निकालेंगे और P2 का 1/5 निकालेंगे, तो जो भी अमाउंट निकलेगा वो आपस में क्या होगा बराबर होगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, क्या होगा बराबर होगा, यानी P1 का 1/4 P2 का 1/5 क्या है आपस में बराबर है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये हमारा क्या है धन है। तो यहाँ से अब देखेंगे क्या कि मुझे अब निकालना है क्या साधारण ब्याज। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो देखो P1 अपॉन P2 क्या आ जाएगा? P1 अपॉन P2 यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, ये उधर चला जाएगा तो यानी 4/5 क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से अब देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? क्या मैं इधर कर लूँ थोड़ा? देखो पहला धन था P1, किस रेट पे जमा किया उसने? 6% रेट पे। कितने समय के लिए? 2 साल के लिए। ओके, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों P1 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 4 पुट कर सकता हूँ। P2 की जगह क्या मैं 5 पुट कर सकता हूँ? ये महज एक रेशियो है, और रेशियो है तो इसको आप 400 और 500 भी पुट कर सकते हो, 4,000 5,000 भी पुट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मान लेते हैं कि P1 400 और P2 कितना है 500। तो यानी कि यहाँ पे मैं देखूंगा ये क्या है पहले भाग से प्राप्त ब्याज हो गया। इसी प्रकार दूसरे भाग से प्राप्त ब्याज क्या होगा? दूसरा साल ब्याज होगा 7% की दर से। कितने समय के लिए? यानी कि पहले जितने ही समय, पहला समय कितना था 2 साल, तो ये भी 2 साल के लिए। इस प्रकार जो ब्याज मिला है हमें वो मिला है 2,478। P1 P2 की जगह आप 400 और 500 लिख सकते हो, तो यानी कि ये वैल्यू रखोगे 400 गुणा 6 गुणा 2/100, ये रखोगे 500 गुणा 7 गुणा 2/100 बराबर 2478। तो ये देखो कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। इसी प्रकार ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो कुल मिला के इधर देखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 छिंगे 48, ये आ गया 48 यूनिट। 5 दूनी 10, 10 7 70, ये वैल्यू कितने के बराबर है? 2478। ये वैल्यू एक यूनिट में है। किस में है? यूनिट में। ऐसा नहीं करना है कि ये वैल्यू आप इससे इसे काट दो या फिर इसे आप सर्कल बना लो,
जिससे आपको पता चले कि ये वैल्यू किस में होगी, यूनिट में होगी। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप इसे किसी एक अननोन नंबर से भी गुणा कर सकते थे। सपोज दैट के, यानी इस वैल्यू को आप 4k और 5k मानकर भी सॉल्व कर सकते हो। तो आइए, हमने यूनिट माना है तो यूनिट से कर लेते हैं। इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 8 और 7 4 11, 118 यूनिट। इसकी वैल्यू दी गई है 2478। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2478 डिवाइड बाई 118। तो ये कितनी बार चला जाएगा, इधर कर दें क्या, 2478 डिवाइड बाई 1/8, 2 बार जाएगा, 236 हो जाएगा। ये 1 4 7 में 6 गया 1, 4 में 3 गया 1, 11 और ये 18, एक बार। यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 21 रुपये। कितना आ गया, 21 रुपये आ गया। P1 हमारा 400 यूनिट है, तो 400 गुणा 21 करेंगे, 400 गुणा 21, 21 चौके 84। तो पहला भाग उसने 84 रुपया जमा किया। दूसरा भाग है P2 यानी कि 500 यूनिट, इसको करेंगे 500 गुणा 21, 21 पंजे कितना होता है 105, 2 जीरो। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये दो आंसर हो जाएंगे, यानी पहला भाग हो जाएगा 8400 रुपये निवेश किया, दूसरा भाग उसने 10,500 रुपये निवेश किया। ये मेरे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ पाए मेरे दोस्त, चलें आगे। अब मेरे दोस्त एक कंसेप्ट है जिसे आपको समझना होगा। आइए हटा दें इसको। कंसेप्ट ये है मेरे प्यारे दोस्त, क्या है कंसेप्ट। सपोज दैट एक अमाउंट है P, एक टोटल अमाउंट कितना है P, और इसके 3 भाग किए गए हैं। मान लेते हैं कि पहला भाग P1 है, दूसरा भाग P2 है और तीसरा भाग P3 है। इस P को 3 भागों में तोड़ा गया है, कि पहला P1 है, दूसरा P2 है, तीसरा P3 है। और ये कहा जाएगा कि तीनों भागों से क्या किया गया है, तीनों भागों को, यानी कि हमें पहले, यानी तीनों भागों पर हमें यहाँ मिल रहा है R1% ब्याज, यहाँ मिल रहा है R2% ब्याज और यहाँ मिल रहा है R3% ब्याज। बात समझ में आ रही। P के 3 भाग किए हैं, P1 P2 P3। पहले भाग को R1% पर जमा किया गया, दूसरे भाग को R2% पर जमा किया गया, तीसरे भाग को R3% पर जमा किया गया। कितने कितने समय के लिए जमा किया गया, तो मान लेते हैं कि पहला भाग T1 समय के लिए, दूसरा भाग T2 समय के लिए और तीसरा भाग T3 समय के लिए क्या किया गया है, जमा किया गया है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों जो साधारण ब्याज बनती है वो क्या है, सिंपल जो इंटरेस्ट है, यानी कि पहले साल का जो, यानी पहले भाग का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल के सिंपल इंटरेस्ट और तीसरे साल के सिंपल इंटरेस्ट जो है, तीसरे साल का जो सिंपल इंटरेस्ट, यानी इस प्रकार इस वाले धन पहले भाग का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे दूसरे भाग का सिंपल इंटरेस्ट और तीसरे भाग से प्राप्त जो साधारण ब्याज है वो आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि तीनों भागों से मिलने वाला ब्याज, तीनों भागों से मिलने वाला साधारण ब्याज क्या है, समान है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, समान है। यानी कि जितना रुपया साधारण ब्याज के रूप में पहले भाग से आता है, उतना ही रुपया साधारण ब्याज की दर से
दूसरे भाग से आता है उतना ही रुपया साधारण ब्याज की दर से तीसरे भाग पे आता है। अब तीनों भागों से साधारण रुपये ब्याज जो आ रहा है वो समान आ रहा है, ये कैसे संभव है? ये मेरे प्यारे ऐसे संभव है क्योंकि साधारण ब्याज जो होती है, साधारण ब्याज जो होती है वो होती है P गुणा R गुणा T अपॉन 100। क्या होती है? 100। मेरे प्यारे दोस्तों 100 क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? कांस्टेंट। तो इस हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P होगा, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होगा, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होगा। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ, ये एक थोड़ी फिजिक्स आ गई यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मूलधन को जितना ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो मिलने वाला ब्याज भी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। या फिर मैं यूँ कहूँ कि मैं दर को जितना ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो उतना ही ज़्यादा हमें क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। या फिर मैं कहूँ जितने ज़्यादा समय के लिए मैं उधार दूंगा उतना ही ज़्यादा मुझे क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो मतलब जैसे जैसे ये तीनों चीज़ें होंगी, बढ़ेंगी तो सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तीनों चीज़ें घटेंगी तो सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होगा? घटेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका क्या मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों? कुछ मतलब नहीं है, यानी कि यही चीज़ है कि अगर ये चीज़ ये समझाती है क्या कि यहाँ देखो तीन केस लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और तीनों ही बारे में मुझे समान समान क्या मिल रहा है? साधारण ब्याज मिल रहा है। यानी कि मुझे साधारण ब्याज बराबर बराबर मिल रहा है, तो कैसे मिल सकता है? ये तो 100 कांस्टेंट ही है। अगर P1 की वैल्यू कम होगी, भाई यहाँ पर P की वैल्यू अगर घटेगी और मुझे इस चीज को कांस्टेंट रखना है, इस पूरी वैल्यू को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। यानी कि पहले जितना मान था उतना ही अब रखना है। तो यानी कि अगर मैं P को बढ़ाऊंगा तो R को क्या करूंगा? घटाऊंगा। P को बढ़ाऊंगा तो R को और T को क्या करूंगा? घटाऊंगा। तो कुल मिला के मुझे पी आर टी में ऐसा बैलेंस बना के रखना पड़ेगा जिससे कि ये तीनों वैल्यू क्या आ जाए? आपस में बराबर आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि ये तीनों वैल्यू बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 गुणा R1 गुणा T1 अपॉन 100 बराबर है P2 गुणा R2 गुणा T2 अपॉन 100 और बराबर है P3 गुणा R3 गुणा T3 अपॉन 100। ये 100 से 100 कट गया। और मेरे प्यारे दोस्त ये तीनों चीज़ें क्या हैं? बराबर हैं। तो यहाँ से मुझे आप P1 अनुपात P2 अनुपात P3 की वैल्यू क्या होगी, ये रेशियो कितना आएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस रेशियो को निकालने के लिए हमने बताया है आपको क्या कि इसको आप किसी भी नंबर, एक कांस्टेंट नंबर के बराबर मान लेंगे। के बराबर मानेंगे तो P1 की जो वैल्यू क्या आती है? वो आती है K अपॉन ये R1 T1 नीचे आ जाएगा अनुपात K अपॉन P2 की वैल्यू क्या होगी? R2 T2, K अपॉन T3 की वैल्यू होगी R3 T3। अब देखेंगे इन तीनों में के क्या है? कॉमन है, तो K से ये रेशियो है तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। रेशियो है तो क्या होगा? कट जाएगा। भाई K से हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सबको K से काट देना है। तो ये क्या आ जाएगा? 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2 अनुपात 1/R3 T3। ये मेरे प्यारे दोस्तों P1 P2 P3 का क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। 2 मिनट इसको ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है? और समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिससे कि मैं आपको उसका कंसेप्ट क्लियर कर सकूं, ठीक है?
आइए मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमने कंसेप्ट समझ लिया है, अब इसी क्वेश्चन से कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है 14,400 की राशि को 3 भागों में बांटा है और बांटा इस प्रकार है कि पहले भाग की राशि को 2% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया, दूसरे भाग की राशि को 3% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया और तीसरे भाग को 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया। इस प्रकार जो हमें सभी भाग से प्राप्त ब्याज है, साधारण ब्याज जो है, ब्याज या साधारण ब्याज एक ही बात होती है। जब तक चक्रवृद्धि शब्द ना लिखा मिले तब तक उसे साधारण ब्याज ही समझना है। तो यदि सभी भाग से प्राप्त ब्याज बराबर हो तो प्रत्येक निवेश की राशि क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कंसेप्ट क्या है, अगर साधारण ब्याज सभी भागों से मिलने वाला जो साधारण ब्याज है बराबर होता है तो उस केस में प्रत्येक भाग का जो अनुपात आता है वो क्या आता है, वो P1 यानी कि P2 और P3 का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/R1 T1, 1/R2 T2, 1/R3 T3। अगर इसी राशि को 4 भागों में बांट दिया गया होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, यहाँ पर आ जाता P4। एक क्या आता मेरे प्यारे दोस्त, P4 आ जाता और यहाँ पर भी आ जाता क्या, 1/R4 और T4। बात समझ में आ रही। इसी तरीके से राशि को कितने भी भागों में बांटा जाए, इसी तरीके से आगे क्या होंगी, चीज़ें बढ़ती जाएंगी। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं। देखो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 की जो रेशियो की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/R1 और T1। R1 कितना, यानी पहले भाग की बात करेंगे तो R1 है 2%, T1 है 3, यानी कि 2 गुणा 3। इसी प्रकार R2 कितना है 3 और T2 कितना है 4 और R3 है 4 और T3 है 5। तो इस प्रकार P1 P2 P3 का जो रेशियो आएगा वो आएगा कितना, 1/6, 1/12, 1/5 चौके 20। सबको 2 से गुणा करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1/3, 1/6, 1/10। अब इसका मुझे लेना है रेशियो। तो रेशियो कैसे लेते हैं, यानी इन सबके एलसीएम जो भी लेंगे, 3, 6, 10, 3, 6 का 10 का लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। कैसे लेते हैं, 2 से काटोगे 3, 3, 5, 3 से काटेंगे 1, 1, 5, 5 से काटेंगे 1, 1, 1। इन सबकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6, 6 5 30। इनका एलसीएम आ गया कितना, 5 या 15, 15 दूनी 30। सबको कर देना है 30 से गुणा। किससे करेंगे, 30 से गुणा। तो मेरे प्यारे दोस्त इसे 30 से करोगे ये कितना आएगा, 30, यहाँ भी 30 और यहाँ भी क्या आएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है। अब 3 से 30 को भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, ये 10 बार। 6 से 30 को दोगे 5 बार और 10 से 30 को दोगे 3 बार। तो मेरे प्यारे दोस्त P1 अनुपात P2 अनुपात P3, P1 P2 P3 की वैल्यू आ गई 10:5:3। कितनी आ गई, 10:5:3 आ गई। सबका जो योग दिया है, तीनों भागों का योग दिया है वो दिया है 14,400। इन सबको जोड़ेंगे 10, 15 और 3 18, यानी कि 18 यूनिट की जो वैल्यू है वो प्रश्न में दी गई है 14,400। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 14,400 को 18 से भाग देंगे तो 18 8 144। एक यूनिट की वैल्यू 800 रुपये आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 800 रुपये आ जाएगी तो 10 यूनिट यानी कि पहला भाग है। 10 यूनिट की वैल्यू 800 से गुणा करेंगे, ये कितना आएगा, 8,000। इसको 10 यूनिट की वैल्यू को 800 से करना है गुणा, तो 800 पंजे 4000। और 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको 800 से गुणा करेंगे तो 8 3 24,000, सॉरी 2400। यानी पहले भाग पर उसने 8,000 जमा किए, दूसरे भाग पे 4,000 जमा किए, तीसरे भाग पे 2400 रुपये जमा किए। ठीक है। इस प्रकार से हम इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं।
आइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। इसी कंसेप्ट पे आधारित है। 77,000 की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा कि पहले भाग की राशि को 16 सही 2/3% की दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग की राशि को 14 सही 2/7% वार्षिक दर से 7 वर्ष के लिए, और तीसरे भाग को 11 सही 1/9% वार्षिक दर से 18 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि सभी भाग से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो तो प्रत्येक निवेश की राशि क्या है। तो मैंने आपको बताया कि P1, P2, P3 क्या होंगे, ये होंगे 1/R1, 1/R2, 1/R1, 1/R2, सॉरी 1/R1 T1, 1/R2 T2, 1/R3 T3। तो यहाँ करेंगे, पहला भाग क्या आ जाएगा, 1/R1 है 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 16 × 48 और 2 50/3, और समय कितना दिया गया है 3। फिर 14 सही 2/7 का मतलब क्या होता है, 14 × 7 98 और 2 50, 98 और 2 100, 100/7। समय दिया गया है 7 साल। R3 की वैल्यू कितनी दी गई, 11 सही 1/9, उसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा 100/9। समय दिया गया है 18 साल, समय 18 साल दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कट गया, 7 से 60 कट गया, 9 से 18 कट गया 2 बार। तो P1, P2, P3 की रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 50 दिया, सॉरी ये 3 से 3 तो कट ही गया ना, तो यहाँ सिर्फ 50 ही बचेगा। ये यहाँ 1/100 बचेगा, और ये 100 दूनी 200 बचेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, 50, 100, 200 इनका लूँगा एलसीएम। 50, 100, 200 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। भाई 50, 100, 200 का एलसीएम क्या आएगा, देखो बड़ा नंबर छोटे 2 नंबर से कट रहा है, तो बड़ा नंबर ही क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो इस प्रकार 50, 100, 200 का एलसीएम जो है वो 200 आ गया। सबको करेंगे 200 से गुणा, क्या करेंगे 200 से गुणा करेंगे, इन सबको 200 से कर दो गुणा, यानी कि एलसीएम से इनके गुणा कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। 100 से 200 कटेगा 2 बार, और 200 से 200 कटेगा 1 बार। तो P1, P2, P3 की वैल्यू आ गई 4:2:1। सबको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू कितनी है, 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू प्रश्न में 77,000 दी गई है। कितनी दी गई है भाई, P1, P2, P3 के हिस्सों का जो अनुपात है वो 7 यूनिट है। तो इन तीनों का योग कितना दिया गया है, 77,000। तो ये 7 यूनिट किसके बराबर हुआ, ये हुआ आपका 77,000 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 7 से 77 को देंगे भाग तो ये 11 बार जाएगा, यानी कि 11,000। कितना आ गया, 11,000। 1 यूनिट 11,000 है, तो 4 यूनिट कितना होगा, 11,000 से कर दो गुणा, तो 11 चौके 44,000 क्या आ जाएगा, पहले भाग का मान आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरी वाले की बात करेंगे तो इसको करेंगे 11,000 से गुणा, तो 11 दूनी 22,000, दूसरा भाग हमारा 22,000 आ जाएगा। तीसरा भाग तो 1 यूनिट ही है, तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 11,000। तो 11,000, 22,000 और 44,000 जो है वो पहले, सॉरी 44, 22, 11 पहले, दूसरे और तीसरे भाग के क्या हो जाएंगे, मान हो जाएंगे। ओके मेरे प्यारे दोस्त, पहला भाग उसने 44,000 जमा किए थे, दूसरे भाग में उसने 22,000 जमा किए थे, और तीसरे भाग में उसने 11,000 रुपया जमा किए थे। इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्त क्या कर सकते हैं हम, इस तरीके के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, वरना आप फंस जाएंगे, फंस नहीं जाएंगे, एक सहायता कि इतना कैलकुलेटिव कर लेंगे चीज़ों को कि आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। ठीक है, और समय भी ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं।
आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 18,600 की राशि को 3 भागों में बांटा गया है। हर भाग को 10% वार्षिक दर साधारण दर पर निवेश किया गया है। यानी कि पहला भाग भी 10% पर निवेश है, दूसरा भाग भी 10% पर निवेश है और तीसरा भाग भी 10% पर निवेश किया गया है। और कितने कितने समय के लिए? पहला भाग क्रमशः दिया गया है 2, 3, 4, यानी पहला भाग 2 साल के लिए है, दूसरा भाग 3 साल के लिए और तीसरा भाग 4 साल के लिए निवेश किया गया है। इस प्रकार सभी भागों से प्राप्त जो साधारण ब्याज है वो बराबर बराबर है। तो निवेश किए गए धनराशियाँ क्या हैं? तो कुछ नहीं करना था, आपको पता है कि P1, P2, P3 का जो मान होगा वो क्या होगा? 1/R1T1। R1 की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ R1, R2 और R3 सबकी वैल्यू क्या है? 10% है। क्या है? 10%। तो ये आ जाएगा, पहला भाग आ जाएगा 10 गुणा 2, दूसरा भाग आ जाएगा 10 गुणा 3 और तीसरा भाग आ जाएगा 10 गुणा 5। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, क्या आ जाएगा? 10 गुणा 5। तो मेरे प्यारे दोस्त जब R1 R2 की वैल्यू जब बराबर हो जाती है तो आप ऐसे लिख सकते हो P1, P2, P3। जब R1 R2 बराबर हो जाएंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो इस हिसाब उस केस में 1/T1, 1/T2 और 1/T3 क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त? बटने वाले यानी निवेश किए गए जो धनराशियां हैं उनका जो अनुपात आएगा वो आएगा T1 अनुपात T2 अनुपात 1/T1, 1/T2, 1 अनुपात 1/T3। ओके मेरे प्यारे दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ आप लेंगे तो ये क्या आएगा? 1/2, 1/3, 1/5, क्योंकि ये 10 से 10 कट जाएगा। 2, 3, 5 का एलसीएम कितना आएगा? 2, 3, 5 का एलसीएम आ जाएगा 5, 2, 3, 6, 6, 5, 30। सबको करेंगे 30 से गुणा, इसको भी 30 से, इसको भी 30 से और इसको भी 30 से। तो 2 को 30 से गुणा करोगे तो कितनी बार जाएगा? ये 15 बार जाएगा। 3 को 30 से 10 बार और 5 को 30 से 6 बार। ठीक है, तो कुल मिला के ये P1, P2, P3 का क्या आ गया? रेशियो आ गया। सबको जोड़ेंगे तो 15, 10, 25 और 6, 31। कितना आ गया? 31। 31 यूनिट दिया गया है 18,600। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो 6 बार जा रहा है क्या? 36, 18, 180, 6 1 6, 6 बार गया यानी कि 600। 1 यूनिट आ गया 600। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया P1, P2, P3। तो P1 की वैल्यू कितनी है? P1 की वैल्यू है 15, तो 15 गुणा 600 करेंगे, 15 छक्के 90, P1 आ जाएगा 9000। P2 कितना है? P2 दिया गया है आपका कितना? 10 यूनिट, तो 10 गुणा कितना करेंगे? 600। 600 करोगे तो ये आ जाएगा 6000। P1 हो जाएगा 6000। P3 कितना है? P3 है 6 यूनिट, तो 6 गुणा 600 करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 3600। तो मेरे प्यारे दोस्त P3 आ जाएगा कितना? 3600। तो P1, P2, P3 का जो मान आएगा 9000, 6000 और 3600। ओके, आइए मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि 6500 की राशि 3 भागों में विभाजित की गई है। प्रत्येक को 16 सही 2/3 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया है और समय क्रमशः 1 सही 1/2, 4 सही 1/2 और 7 वर्षों के लिए निवेश किया गया है।
तीनों भागों से मिलने वाला साधारण ब्याज बराबर है, तो निवेश की गई धनराशियाँ क्या हैं। देखो तीनों के लिए जो R1 R2 R3 की जो वैल्यू है वो आपस में क्या है, बराबर है। R1 R2 और R3 की वैल्यू कितनी है, 16 सही 2/3%। तो यानी कि ये तो वैल्यू आपस में कट जाएगी, तो P1 P2 P3 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो रेशियो होगा क्या, 1/T1 1/T2 1/T। तो यहाँ से P1 P2 P3 क्या आ जाएगा, 1/T1 यानी कि एक सही 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 एकम 2 3/2। 4 सही 1/2 का मतलब क्या होता है, 4 दूनी 8 और 1 9/2 और 1/7। अब ये 2 बटे में है तो पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2/3 अनुपात 2/9 अनुपात 1/7। ठीक, अब इससे मुझे ये हर को हटाना है, तो क्या करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम। तो 3 9 7 का एलसीएम कितना होता है, 3 9 7 का लेंगे एलसीएम। 3 से काटा 1 3 7, 3 से काटा 1 1 7 और 7 से काटोगे तो 1 1 1। एलसीएम आएगा 3 तरह के 9 और 9 7 63। 63 से एलसीएम आ गया, तो 63 से सबको करना है गुणा। बात समझ में आ रही है, सबको कर देना है 63 से गुणा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 से काटोगे 63 कितनी बार, 21 3 63 और 21 दूनी कितना होता है 42। 9 से काटोगे 63 7 बार कटेगा और 7 दूनी कितना होता है 14। 7 से कटेगा ये 9 बार, तो ये आ जाएगा 9। ठीक, तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 42 अनुपात 14 अनुपात 9। अब इन सबको लेना है जोड़, क्योंकि तीनों का योग जोड़ेंगे तो 42 और 14 कितना होता है 56। 56 और 9 कितना होता है, 56 और 9 होता है 9 9 5 45 9 6 54 9 7 63। 42 और 14 56 और 56 और 9 63। यहाँ ये 6300 है मेरे प्यारे दोस्त, कितना है 6300। तो ये सब जोड़ेंगे तो 4 2 6 9 6 15, सॉरी नहीं 6500 ये गलत कर रहा हूँ जोड़ने में। 4200 और 1400 5600, 56 और 9 क्या करेंगे तो कितना आएगा 65, क्या आएगा 65। तो ये सबको जोड़ोगे आएगा 65 यूनिट, और 65 यूनिट है आपका 6500। एक यूनिट कितना आ गया 100 आ गया, 100 रुपये। तो पहला भाग है 42 यूनिट, तो ये हो जाएगा 4200, ये हो जाएगा 1400 और ये हो जाएगा 900। ओके, तो 4200 1400 900 हमारे प्रत्येक भाग का मान हो जाएगा। चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम मेरे प्यारे दोस्त इस कंसेप्ट से आधारित आप बातें समझ चुके होंगे, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है, देखिए मेरे प्यारे दोस्त, कंसेप्ट ये है कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब समझते ही क्या होता है, P गुणा R गुणा T/100। तो इसका मतलब ये आप समझ ही चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, अभी हमने बताया था R और T। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी साधारण ब्याज दिया गया था जिसका मान था PRT/100। ये आपके पास गिवन था, यानी ओल्ड सिंपल इंटरेस्ट है। ये क्या मैं कह सकता हूँ, ओल्ड
सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद मैं ये कह दूं कि यानी कि दी गई धनराशि थी P और R% ब्याज की दर से T समय बाद इतना उसे साधारण ब्याज मिला। ठीक है, ये हमारा क्या था, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज जो था, अब मैंने कहा कि वही चीज यानी रेट और टाइम उतना ही है। अगर मैं मूलधन को कितना बढ़ा दूं, अगर मैं मूलधन को यानी कि मैं P2 की वैल्यू कितना कर दूं, दोगुना कर दूं, मूलधन को कितना कर दूं, दोगुना कर दूं, तो मेरे प्यारे दोस्त नया जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि P की जगह कितना रखेंगे 2P, दर उतनी ही है, समय उतना ही है, बटे में 100। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे क्या कि न्यू सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा, अगर मैं यहाँ 2 से इस 2 को अलग कर लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, PRT/100। और ये हमारा क्या था, ओल्ड वाला सिंपल इंटरेस्ट था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि न्यू सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बराबर हो जाता है किसने, 2 गुणा ओल्ड सिंपल इंटरेस्ट के, है ना। तो यानी कि मेरे प्यारे दोस्त जो चेंज हमने किसके साथ किया, प्रिंसिपल के साथ किया। अगर मैंने प्रिंसिपल को क्या कर दिया है, दोगुना कर दिया है, तो मेरा जो पुराना वाला ब्याज था, जो पुराना वाला ब्याज था वो भी कितना हो गया, दोगुना हो गया, है ना। अगर मैंने मूलधन को दोगुना कर दिया तो देखो नया वाला जो ब्याज आ रहा है वो मूलधन का क्या हो रहा है, वो पुराने ब्याज का क्या आ रहा है, दोगुना होके आ रहा है। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों ये तो था पहला, यानी कि ये SI प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल की, ये पहली बात का मतलब हो गया। प्रिंसिपल को बढ़ा दिया तो उतना ही क्या बढ़ गया, हमारा सिंपल इंटरेस्ट बढ़ गया। बात समझ में आ रही, जितना मैंने प्रिंसिपल को बढ़ा दिया उतना ही मेरा क्या बढ़ गया, सिंपल इंटरेस्ट बढ़ गया। यही होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का मतलब। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो दूसरे केस में हम कह दें कि अगर रेट जो है वो मान लीजिए 5% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, 5% बढ़ जाती है, क्या हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त, 5% बढ़ जाती है। उस केस में मान के चलिए नया सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, न्यू SI। देखो P तो वही रहेगा, रेट बढ़ा दी आपने कितनी, पहले जो R% थी उसको क्या कर दिया है, 5 गुना कर दिया है, क्या कर दिया है, 5 गुना कर दिया, 5%। R2 जो है वो क्या कर दिया है, 5 गुना कर दिया है। मेरे प्यारे दोस्त R की जगह क्या आ जाएगा मेरा, 5R आ जाएगा, मल्टीप्लाई T/100, क्या आ जाएगा, T/100। अब मैं यहाँ से देखो 5 क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो ये फिर से क्या बचेगा, PRT/100, क्या बचेगा, PRT/100। तो मेरा न्यू सिंपल SI होगा वो ओल्ड सिंपल SI का क्या हो जा रहा है, ओल्ड सिंपल SI का भी कितना गुना हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है। कितना गुना हो जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, 5 गुना हो जा रहा है। कितने गुना हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है। कितने गुना हो जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, 5 गुना हो जा रहा है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, या मैं ये कहता मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं ये कहता कि 5 गुना यानी R2 जो है वो 5% बढ़ गया, 5 गुना हो गया, अलग बात है। तो यहाँ पहले इतना देखो 5 गुना हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ ये भी समझेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि R को मैंने जितने गुना कर दिया उतनी ही गुना मेरा सिंपल इंटरेस्ट भी हो गया। देखो सिंपल इंटरेस्ट पहले कितना था, ओल्ड वाला PRT/100, और अब ये PRT/100 का कितने गुना हो गया, नया वाला जो पहले ब्याज मिल रहा था उसका 5 गुना ब्याज मिलने लगा। बात समझ में आ रही, जो पहले ब्याज मिल रहा था उसका कितने गुना मिलने लगा है, 5 गुना मिलने लगा है। तो यही बात समझा रही है क्या, ये कह रहा है कि जितना R% को बढ़ाएंगे उतने ही गुना, जितने गुना R% बढ़ाएंगे उतने ही गुना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर मैं R% बढ़ाता मेरे प्यारे दोस्त, R% बढ़ाता तो R% बढ़ाने के बाद उसकी वैल्यू क्या आती, 105/100। यही तो हुई ना भाई, R अपने आप में 100% रहा और उसको अगर 5% वृद्धि करोगे तो क्या आएगा, 105/100 हो जाएगा। तो अब देखेंगे ये तीसरा केस है। अब देखेंगे अगर हम नया सिंपल SI
वो क्या आएगा, पी तो वही रहेगा, ये 105/100 हो जाएगा और गुणा कितना हो जाएगा, इंटू टी। तो न्यू सिंपल एसआई जो होगा वो 105 मेरे प्यारे दोस्त कॉमन
आइए मेरे प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित समय के लिए जमा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक निश्चित धनराशि है, साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित समय के लिए दी जाती है। मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाता है, दर को 6/5 गुना कर दिया जाता है, समय को 2/3 गुना कर दिया जाता है। इस प्रकार उसे नया साधारण ब्याज 2400 मिलता है। तो शुरुआत में उसका साधारण ब्याज कितना था, ये हमको ज्ञात करना है। मेरे प्यारे दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि न्यू SI बराबर होता है क्या, ओल्ड SI। मूलधन को कितना बढ़ा दिया, 20%, तो ये हो गया 120/100। दर को बढ़ा दिया 6/5, यानी कि ओल्ड SI इतना, ये हो गया 20% मूलधन बढ़ा दिया, दर 6/5 और समय 2/3। तो 2400 ये कट जाएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा 25 × 3, ये हो जाएगा 36 × 2। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या कर सकते हो, इसे 12 ओल्ड SI कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त, 2500 रुपये। ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरे